सो अभी तक हमने है ना मार्कोव चेन डिस्कस किया है, और लास्ट क्लास में हम लोग वाइनर प्रोसेस या ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया था। तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि जो बहुत हाई लेवल में, उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना गेट की रिक्वायरमेंट है, जो एग्जाम में जितना आता है, क्योंकि इसमें मतलब सिलेबस बहुत रेस्ट्रिक्टेड है ना, कि इतना पूरा सेमेस्टर का कोर्स नहीं यहाँ पे कि आपको सब कुछ करना है। तो मेनली जो चीज़ें हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेनली आपको फोकस करना है। प्रूफ है ना, थ्योरम्स के प्रूफ रूफ देख सकते हो आप, बुक में है सब। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत है वो क्वेश्चन सॉल्विंग, आपको उसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए है ना डेफिनेशन और थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइसन प्रोसेस से, है ना, पॉइसन प्रोसेस। सो अभी तक जैसे हमने देखा था कि मार्कोव चेन जो है डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट है ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब उसका स्टेट स्पेस भी डिस्क्रीट है और टाइम भी डिस्क्रीट था। जो अभी लास्ट टाइम ब्राउनियन मोशन देखा था उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम कॉन्टिन्यूस स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ टाइम जीरो से इन्फिनिटी ले रहे थे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन था डब्ल्यू टी, हमने नोटेशन लिया था, वाइनर प्रोसेस भी बोलते हैं। सो डब्ल्यू टी वॉज नॉर्मल जीरो टी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका सपोर्ट पूरा रियल नंबर होता है, तो कॉन्टिन्यूस है। सो कॉन्टिन्यूस टाइम कॉन्टिन्यूस स्टोकेस्टिक प्रोसेस था ब्राउनियन मोशन या वाइनर प्रोसेस। और जो हमारा मार्कोव चेन है वो डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। और ये पॉइसन प्रोसेस क्या है, ये भी एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है, जिसमें क्या होता है, टाइम तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन स्टेट स्पेस डिस्क्रीट होगा, है ना। तो कॉन्टिन्यूस टाइम डिस्क्रीट स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ये, है ना। तो इसमें क्या आएगा कि कॉन्टिन्यूस टाइम डिस्क्रीट स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जनरली हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस को एक्सटी से डिनोट कर रहे थे अभी तक, है ना। तो यहाँ जो टाइम है वो जीरो से इन्फिनिटी, जैसे ले लो यहाँ से स्टार्ट करो जीरो से इन्फिनिटी, या इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये है। तो जैसे एक्स टी, मार्कोव चेन में हम टी को एन रख दिए थे, एक्स एन लिया था। वाइनर प्रोसेस में इसी एक्स टी को डब्ल्यू टी हमने कंसिडर किया था अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्स टी के बजाय हम लोग इसको एन टी कंसिडर करेंगे, है ना। जैसे आप यू मे राइट इट एक्स टी, ऐसा भी लिख सकते हो या एक्स टी लिख सकते हो। तो इसका नोटेशन जस्ट हम चेंज कर रहे हैं। इसका जो यूजुअल नोटेशन है जो बुक में आपको मिलेगा वो एन टी है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस टाइम स्टोकेस्ट ना डिस्क्रीट स्टोकेस्टिक प्रोसेस एनटी, दिस इज कॉल्ड पॉइसन प्रोसेस इफ एंड ओनली इफ। तो अभी हम बात करें डेफिनेशन की कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइसन प्रोसेस, इसका डेफिनेशन क्या है। क्या क्या कंडीशन है जी, जैसे हमने लास्ट टाइम ब्राउनियन मोशन डिफाइन किया था कि लाइक डब्ल्यू जीरो जीरो होने चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है। डब्ल्यू जीरो टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, डब्ल्यू टी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जीरो टी होगा, है ना। और वो कॉन्टिन्यूस था कि डब्ल्यू टी इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल टी। तो ये डेफिनेशन था उसका। वैसे ही इसका भी डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या है। जीरो टाइम पॉइंट जीरो होगा। हाँ, दैट मीन्स एन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एन जीरो इज जीरो। एंड हाँ, हाँ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। ऐसा है, एन टी इज मोर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी मोर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद एन S टी, less than T, S is less than T, then NS will be है less ना। than equal to NT. एक तो एन टी का जो है ना रेंज है, ये जो बिलोंग करेगा जीरो वन टू थ्री, स्टेट स्पेस लिख रहा हूँ, स्टेट स्पेस ऑफ द स्टोकेस्टिक प्रोसेस ये है ना, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। तो इतना लिखना आई थिंक ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिख दिया तो इसी में इंक्लूड हो ही गया, तो ये पार्ट हमने अलग से लिख दिया कि एन टी जो होगा, दिस एन टी विल हैव रेंज, मतलब स्टेट स्पेस जीरो वन टू थ्री डॉट 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 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा, स्टेशनरी एंड इंक्रीमेंट
Yes, sir. So The sorry, process is stationary and stress, independent increment. हाँ, stationary increment and independent increment. So NT has stationary increment, अलग अलग लिख देता हूँ, और यहाँ होगा NT has independent increment, यही है. और And probability of NT equal to 1 equal to that means उसका जो मीन होगा lambda t. And another probability is जो अलग रहेगा, that means probability of NT greater than equal to 2 जो होगा वो order t का इक्वल होगा. ओके, तो यहाँ से है ना वो भी लिख सकते हैं हम लोग, NT किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, पांचवा NT का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सर नंबर ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना, हाँ, नंबर ऑफ Poisson इवेंट्स इन lambda टाइम. t. तो NT रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन टाइम, t. है ना. तो NT का जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होगा वो होगा Poisson lambda t. पॉइसन लैम्बडा टी, है ना, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to इन्फिनिटी. और अगर हमने ये वाला पार्ट लिख दिया तो सेकेंड पार्ट लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली ये क्लियर हो गया, है ना. तो इस पार्ट को हटा देता हूँ क्योंकि इसके लिखने का क्या मतलब है फिर. सो नाउ ऐसा होगा, तो इसी को मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ. NT रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, दिस ऑफ रेट लैम्बडा जो कि मोर देन 0 है, इफ एंड ओनली इफ, है ना. और NT रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन टाइम 0 to t, यही है. सो वेयर NT जो है, सो यहाँ पे जो NT है, तो मैं इसमें पांचवा पार्ट कर देता हूँ. जो NT रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ अराइवल्स, है ना, तो अराइवल्स नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन टाइम 0 to t, यही ना. Yes, sir. सो Regularity भी. Regularity. ठीक है. तो यहाँ तक क्या है कि NT रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन टाइम 0 to t, and this NT will have distribution Poisson lambda t, n0 will be 0. this will have a stationary increment. stationary increment ये है कि इक्वल लेंथ का जो भी आपका इंटरवल होगा, है ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा. कहने का मतलब ये है, हमने पहले भी डिफाइन किया था ना. और इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट मतलब जैसे T1 T2 हमने लास्ट टाइम इसको डिफाइन किया था. तो मैं अगर एक बार फिर से अगर लिखूं कि जैसे हम बोलते हैं कि NT plus S minus NS, this will be identically distributed with कितना, NT. NT minus N0, और N0 0 ही होता है, तो इसीलिए NT हो जाएगा. तो मतलब ये जो लेंथ है ना, फॉर ऑल S मोर देन 0, S आप कुछ भी ले लो. सो ये दोनों और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन N0 0, इसका मतलब, Distribution होगा. This इसका is मतलब हो गया, stationary increment. हाँ, ये स्टेशनरी इंक्रीमेंट है जी. दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ T plus S minus NS, एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन Poisson lambda t for all t belongs to 0 to infinity, ये है. सो ये तो हो गया, ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि NT हैज
स्टेशनरी इंक्रीमेंट, इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, तो ये जस्ट रिमार्क लिख रहा हूं। एंड दूसरा इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि है ना, जैसे 0 लेस देन T1 लेस देन T2 है ना, इस तरह से T3 एंड सो ऑन। तो ये होगा, तो n T2 माइनस n T1 है ना, या यहाँ पे है n ऑफ T1 T2 माइनस T1, n ऑफ T3 माइनस n ऑफ T2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होगा, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। सो ऐसे क्या था, देखो जो ब्राउनियन मोशन था वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग। सो ब्राउनियन मोशन में जो डेफिनेशन था कि मतलब WT का डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल 0T, यहाँ पे NT का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा T, ये डिफरेंस है। और वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल था XT या WT, और यहाँ पे XT या NT लिखा है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये डिफरेंस है। बाकी प्रॉपर्टी तो कॉमन है, पहला 3 पार्ट तो 1 3 4 ये तो वहाँ भी कॉमन था, ठीक है ना। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ NT पॉइसन लैम्डा T है। ब्राउनियन मोशन या जो हम लिख रहे थे है ना, उसमें जस्ट ये था कि XT वॉज नॉर्मल 0T। प्रीवियस पेज। ठीक है, तो ये है, देख लीजिए। तो जैसे डिस्क्रीट स्टोकास्टिक प्रोसेस लिखा रहेगा तो उसका मतलब टाइम डिस्क्रीट है या स्टेट डिस्क्रीट? डिस्क्रीट स्टोकास्टिक प्रोसेस मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब होता है? मतलब रैंडम वेरिएबल वो डिस्क्रीट है। तो क्या रेंज डिस्क्रीट है या क्या डोमेन डिस्क्रीट है, क्या है रैंडम वेरिएबल का? रैंडम वेरिएबल का डोमेन होता है सैंपल स्पेस, और रेंज जो एक्स की वैल्यू है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या मतलब है? उसमें सर हो डोमेन गया। एक्स का रेंज डिस्क्रीट होगा। तो यहाँ पे जब बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टोकास्टिक प्रोसेस है, तो मतलब xt का रेंज कॉन्टिन्यूअस है। जब बोलते हैं डिस्क्रीट स्टोकास्टिक प्रोसेस है, तो स्टोकास्टिक प्रोसेस का रेंज डिस्क्रीट है। रेंज का मतलब स्टेट स्पेस। तो कॉन्टिन्यूअस स्टोकास्टिक प्रोसेस मतलब स्टेट स्पेस कॉन्टिन्यूअस होगा। डिस्क्रीट स्टोकास्टिक प्रोसेस मतलब उसका स्टेट स्पेस डिस्क्रीट होगा। ये डिस्क्रीट स्टोकास्टिक प्रोसेस है, पॉइसन प्रोसेस। और जो हमारा ब्राउनियन मोशन था वो कॉन्टिन्यूअस स्टोकास्टिक प्रोसेस है। मार्कोव चेन डिस्क्रीट स्टोकास्टिक प्रोसेस है। ठीक है जी, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे NT आपको ये समझना है कि NT इज द नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन टाइम 0T, है ना। तो मेनली हमें ये है। तो भी जैसे डेफिनेशन से क्या होता है, मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसमें क्या पूछता है आपसे कि लेट कस्टमर अराइव एट द रेट ऑफ, मान लो ऐसा 3 पर आवर या पर मिनट ले लो, किसी शॉप पे, है ना, मिनट ऑन अ शॉप, तो मान लो कोई शॉप है। देन क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर अराइव इन फर्स्ट 10 मिनट। बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए। ये रेट है ना, कस्टमर अराइव एट अ रेट ऑफ 3 पर मिनट ऑन अ शॉप, एट अ शॉप 1 minus e की पावर minus 30। 1 माइनस ई की पावर माइनस 30। बाकी लोग देखिए। यस सर यही होगा। है, इस तरह क्वेश्चन गेट में आते हैं, गेट में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो बट सर यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, रेट जो है
3 पर मिनट है तो 10 मिनट में कोई भी नहीं आएगा क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट 10 मिनट में। क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए? हाँ वो वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है सही ना। है। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, कोई ज़रूरी थोड़ी है 3 पर मिनट है तो आएगा ही, 3 मिनट में एक आएगा ही, वो तो एवरेज है। अब अच्छा तो एवरेज। ये तो वैसी बात हो गई, कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो मतलब हर दूसरा कॉइन हेड होगा, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 50 बार टॉस करे, 50 के 50 बार में एक बार भी हेड ना आए, ऐसा हो सकता है ना। तो हाफ होने की प्रोबेबिलिटी ये थोड़ी बताएगी कि मतलब हाफ हाफ 50-50 चांस है, तो ये थोड़ी मतलब है कि हर बार हर सेकंड टाइम में हेड आएगा, तो हो सकता है ऐसा। ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि क्या चांस है कि पहले 10 मिनट में एक भी ना आए, वो पूछ रहा है आपसे, ये ऐसा क्या कोई चांस है? आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो। हम्म, आपको रेट दे रखा है कि 3 है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जानते हैं ना एन टी का मतलब क्या है, एन टी इज नंबर ऑफ अराइवल, मतलब नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड। तो यहाँ इवेंट अकर होने का मतलब है कस्टमर अराइवल, ये इवेंट हो रहा है, दिस इवेंट अकरिंग मतलब कस्टमर अराइवल। सो नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0 to t, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। तो एन 10 लिखेंगे, इसका क्या मतलब है ना, या इन टी मिनट्स, फर्स्ट इन टाइम टी, या लिखेंगे दैट इज इन फर्स्ट टी मिनट, है ना। अभी यहाँ मिनट में बात हो रहा है इसलिए मिनट लिख रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में आर में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है। सो अब यहाँ पे एन टी का मतलब वही हो गया कि नंबर ऑफ अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट, नंबर ऑफ अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या पूछा है आपसे कि नो कस्टमर अराइव्ड इन फर्स्ट 10 मिनट, ये पूछा ना आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर अराइव्ड इन फर्स्ट 10 मिनट। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि एनटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज पॉइसन लैम्बडा टी, लैम्बडा इज द रेट ऑफ अराइवल, लैम्बडा इज द रेट ऑफ अराइवल। सो लैम्बडा, इस क्वेश्चन में जो लैम्बडा है वो मुझे दे रखा है 3 पर मिनट, तो लैम्बडा इज 3। अब सोच के बताइए क्या आंसर आएगा। अब यहाँ टी हो गया 10, तो मतलब जो एन ऑफ टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा पॉइसन 3t, तो एन ऑफ 10 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी पॉइसन कितना 30। सो व्हाट इज आंसर? e to the power minus 30। देखिए वो है ना, e की पावर -30 लगभग 0 के इक्वल आएगी, मतलब ये बहुत कम चांस है जो आप कहना चाह रहे थे, है ना। तो e की पावर -30 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 0 के अप्रॉक्स आएगा, 0 के क्लोज आएगा, इसका मतलब बहुत कम चांस है ऐसा। ये कैसे निकलता है जी, पॉइसन का पीएमएफ सबको आता होगा निकालना, चेक करो डेफिनेशन, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, है ना, ये वाला पार्ट की डेफिनेशन। एनटी का मतलब नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड इन 0t एंड एनटी हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, ये यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके है, देख लीजिए पॉइसन में पीएमएफ क्या होता है 0 पे, ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, यही ना, यहाँ लैम्बडा 30 हो गया आपका। सो यहाँ पे जो आंसर आया दिस इज
ई की पावर -30 विच इज़ है ना क्लोजली ज़ीरो आएगा, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के आसपास आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग, 00 समथिंग आएगा, है ना। तो ये है, तो मतलब ये बहुत कम चांस है, ऐसा ऐसा हो सकता है। इसी में आपको अगर कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से, अब ये फर्स्ट 10 मिनट्स को हटा के अगर मैं ऐसा लिख देता इसी क्वेश्चन में कि फर्स्ट 10 सेकेंड, तो क्या आंसर होता? हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में बस एक कंडीशन चेंज होगी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, इसका आंसर बताना है अब कि पहले 10 सेकेंड में एक भी कस्टमर नहीं आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वन बाय रूट और ई, -1/2। 1/√e। सो हाँ जी, क्या बता रहे हैं? 1/√e। हाँ जी, आप क्या बता रहे हैं जी? बाकी यही है सर, e की पावर -1/2। अच्छा, ई की पावर -1/2, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, आपको रेट को है ना चेंज करना होगा, या मतलब उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड को आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना होगा, है ना, सॉरी सेकेंड को मिनट में, यहाँ मिनट था ना। सो लैम्बडा जो है ये है 3 पर मिनट, ये है ना। सो 3 पर मिनट है, 3 रेट है ये, और फर्स्ट 10 सेकेंड्स, तो या तो इसको उसमें कन्वर्ट करो या इसको सेकेंड में। 10 सेकेंड्स मीन्स कितना मिनट होगा, तो सेकेंड को मिनट बनाने के डिवाइड करना पड़ेगा, यही है। तो कितना, 1/6 मिनट, ये हो गया आपके लिए। नाउ सो हमसे पूछा जा रहा है, सो n 1/6 है ना। सो नंबर ऑफ अराइवल्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स या 1/6 मिनट्स, है ना। तो 1/6 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है कि नो कस्टमर अराइव इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, नो कस्टमर अराइव्ड, तो आप निकालिए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ई की पावर माइनस लैम्बडा, फिर से, सो यहाँ पे लैम्बडा है ना, पॉइसन लैम्बडा टी, तो जो हमारे पास एन टी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा टी है। सो एन 1/6 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पॉइसन लैम्बडा टी, तो ये पॉइसन 1/2 है ना, लैम्बडा टी, क्योंकि टी आपका ये है, दिस इज अ टाइम, टी इज दिस एंड लैम्बडा इज दिस, तो लैम्बडा टी, सो 1/2 हो गया। तो सिंपली ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 6, तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे आगे क्या पूछता है कि, है ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन, ये सब गेट में आया, अभी दिखाऊंगा, सेम सिमिलर क्वेश्चंस गेट में आए हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लेट तो है ना, वहां पे लिखा होगा कि अराइवल ऑफ कस्टमर इज अ पॉइजन प्रोसेस, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए वहां पे लिखा रहेगा कि जो अराइवल है दैट हैज पॉइजन प्रोसेस। तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे कि कस्टमर अराइव ऑन अ शॉप, सो अकॉर्डिंग टू पॉइसन प्रोसेस with rate 1 कस्टमर, जैसे लिख रहा हूँ पर मिनट, ठीक है। अब क्या है, इफ फर्स्ट कस्टमर अराइव्ड एट, ठीक है ना, मान लो फर्स्ट कस्टमर अराइव्ड एट, मान लो 8 AM ऐसा, देन
find the probability that third customer arrive before 8:30 AM। ये क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। सर ऐसा एक डाइस वाला भी था ना? हाँ ऐसा एक डाइस वाला क्वेश्चन भी था ना? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी इस पे फोकस करो। हम्म। तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट या स्टेशनरी इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये है। Sir, 4.2 into 10 to the power minus 11. क्या 4? 0.2 into 10 to the power minus 11. ई की पावर माइनस 30, 30 की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ई की पावर -30, 30 की पावर 3/3 फैक्टोरियल। ओके। सर मेरा यही है, इसमें हम 30 की पावर 2/2 फैक्टोरियल किए। ओके, तो आप जो जो आंसर एक्चुअली है ये, ओके सर उसी को सॉल्व करके लाए 4.2। ठीक है। तो इसको भी चेंज कर दो, मान लो। मान लो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, और पहला ऑप्शन जस्ट है ई की पावर -30, ये लेते हैं। तो अब कैसे होगा? तो आपको क्या समझना है? देखिए, जैसे पहला कस्टमर आया 8 बजे, 8 AM पे ये पहला कस्टमर आ चुका है, ये एग्जैक्ट टाइम दिया है, और ये है 8:30, ठीक, AM। तो मतलब ये टोटल है 30 मिनट, है ना, ये आपका 30 मिनट। इस 30 मिनट में कितने कस्टमर, है ना, तो कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे तीसरा कस्टमर आया, ये नहीं कह रहा है,
ठीक है, इससे पहले कह रहा है कि 8:30 से पहले तीसरा कस्टमर आ गया। तो एक्चुअली आपको पता ना इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, तो एक टाइम रहा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर 0 रहा होगा, इस टाइम पे नंबर ऑफ कस्टमर 1 है, ये ऊपर नंबर ऑफ कस्टमर लिख रहा हूँ, इस टाइम पे नंबर ऑफ कस्टमर 3 है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बीच में कहीं नंबर ऑफ कस्टमर 2 हुआ होगा। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट टाइम, अब ये नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम, कहीं पे बिफोर दिस 3 इससे पहले हो गया, ये है। इट्स नॉट लाइक यहीं पे थर्ड कस्टमर है, ये नहीं पूछ रहा है कि थर्ड कस्टमर अराइव्ड एट 8:30 AM, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यहाँ मैं ऐड कर दूँ तो वो अलग क्वेश्चन होगा, उसका आंसर अलग आएगा। बिफोर लिखा हूँ, उसका आंसर अलग आएगा। तो आपको समझना है ना, इसका मतलब क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया कि कहाँ पे थर्ड कस्टमर आया, उससे पहले आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सो 30 मिनट में 2 कस्टमर आया है। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर आप, क्योंकि आप जानते हैं स्टेशनरी या इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, तो अगर मैं ये जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें दोनों इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से, है ना, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो टाइम मान लो 0 मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, और ये हमारा टाइम t है जो कि हुआ 30 मिनट। तो इससे पहले कितना कस्टमर आया उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब कितने आ चुके हैं हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने कस्टमर आए, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है ना, तो नंबर ऑफ अराइवल इन दिस वो जो होगा इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे, इससे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होगा ना उससे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि 8 AM ऑनवर्ड्स, 8 AM इज टाइम 0, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 8 AM ऑनवर्ड्स बिफोर 8:30 कितने कस्टमर आए टोटल, तो इसने कहा है कि तीसरा कस्टमर 8:30 से पहले आ गया, तो मतलब दूसरा आया होगा, पहला तो आ चुका है ना, जब टाइम हमारा 0 हो रहा है एक कस्टमर आ चुका है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब जो इंडिपेंडेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस बीच में कितने कस्टमर आए, 2 कस्टमर आए ना, ये मतलब है ना कि 2 कस्टमर अराइव्ड बिटवीन 8 AM एंड 8:30 AM, ये बोलना चाह रहा है कि 2 कस्टमर अराइव्ड बिटवीन 8 एंड 8:30 AM। क्योंकि तो हम जब लिखते हैं ना, जैसे हम जब NT लिखते हैं, आप देखिए NT का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अराइवल्स इन, ध्यान दो नोटेशन पे, 0T। सर 0 ओपन है इसलिए हाँ इसको एग्जैक्टली, नहीं लेते सो हैं। वी डोंट काउंट इट। तो ये 0 है 8 AM एक्चुअली, और T है हमारा 8:30, ठीक है, तो 30 मिनट। तो यहाँ पे जो मुझे एक्चुअली चाहिए, जो हमारा N30 है इस क्वेश्चन में, ये 2 होगा। टाइम 0 से 30 मिनट में 2 कस्टमर आए, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे वो पूछ रहा है। बट सर n00 होता है ना। जी बिल्कुल, N00 होता है। तो N00 ही है, हम जो कंसिडर कर रहे हैं N00 ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट अराइवल लिया ना, इसलिए तो हम 2 लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ 3 नहीं लिख रहे हैं ना। N00 लिया है इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं हम, वरना हम 3 लिखते। ये है क्योंकि हमने N00 लिया, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले कितना आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाद कितना आया उससे मतलब है। तो वो थर्ड कस्टमर कह रहा है, तो हम काउंट वही करेंगे जो उस टाइम के बाद आया है। तो मतलब एक्चुअली 2 कस्टमर आया ना, क्योंकि वो ऑर्डरिंग लेवलिंग कर दिया एक्चुअली। सर पर यहाँ तो 0 मतलब 8 AM है, 8 AM में तो एक कस्टमर आ चुका है ना। नहीं नहीं, तो बिफोर 8 आया ना, तो हम तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझिए। 0 हम उसका अगला पॉइंट ले रहे हैं, 8 पॉइंट समथिंग ले रहे हैं। n0 इक्वल्स टू 0 जी, वो सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है। तो कुछ और ले लो, उसमें क्या है। 0 यानी 8 AM, ठीक है, 8 AM पे एक कस्टमर आ चुका है, तो n0 इक्वल्स टू 0। हम उसको फॉरगेट कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 8 AM पे या उससे पहले कितने लोग आए, हम 8 AM के बाद की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 8 AM का जस्ट ओपन इंटरवल लगाओ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक 8 AM या उससे पहले कितना आया। हाँ, 0 की राइट हैंड लिमिट कंसिडर करो चाहो तो आप, है ना। सो ये चीज़ है। सो यू टेक कंसिडर राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 हेयर, अगर वैसे प्रॉब्लम है तो आप राइट हैंड लिमिट कंसिडर कर लो, वो चीज़ है। अब तो सर अगर बिफोर नहीं भी बोलता, शार्प 8:30 बोलता, तब भी कंसीडर कर लेते। शार्प शार्प 8:30 AM बोलता तो भी कंसीडर कर लेते। मतलब जो वर्डिंग है क्वेश्चन की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कस्टमर अराइव हाँ एट 8:30। एट 8:30 is
सर वो कह रहे हैं ना कि 8:30 चूंकि टाइम क्लोज इंटरवल है वहाँ पे राइट हैंड साइड में, हाँ 8:30 पे भी अगर जो आएगा कस्टमर उसको भी काउंट करेंगे ना, तो मतलब अगर वो जो हाँ आता हाँ हाँ, कस्टमर तो अराइव बिफोर के जगह एट 8:30 रहता तो भी आंसर सेम होता। अराइव बाई 8:30 इज फाइन, इतना इंग्लिश पे नहीं जाना है, इसको समझो सिंपली अपना आप। इसमें क्या आ जाएगा, सो N30 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, पोएसन 30 सो बिकॉज रेट इज ऑन। अभी आगे हम समझेंगे कि जो इंटर अराइवल टाइम है ना वो आप जानते भी होंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो इस वजह से क्या होता है कि पीछे क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो फॉरगेट हो जाता है ना, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी लगेगी तो वो मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो हम उसके आगे की बात करेंगे, जहाँ पे बोल दिया फर्स्ट आया तो उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड करके उसके आगे की बात करेंगे, नॉट एट दैट पॉइंट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे इंटर अराइवल टाइम, है ना। सो अभी तो हम नंबर ऑफ अराइवल्स की बात कर रहे हैं इसीलिए। सो यहाँ से क्या आएगा, so N30 will have distribution Poisson lambda t, t यहाँ 30 है, लैम्डा 1 है, सो Poisson लैम्डा या 1/30 कुछ ऐसा कर सकते थे हम लोग, तो अभी के लिए जस्ट समझाने के लिए ये लिख दिया। तो e की पावर -30, 30 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ये होगा ना। तो इसके लिए आंसर ये होगा अभी, ठीक है, तो इसके लिए आंसर ये आएगा। देखो इसमें ऑलरेडी गेट में भी क्वेश्चंस आए हैं इस पे, तो मगर वो पेपर में देखूँ अगर दिखाऊँ आपको सिमिलर, फिर मैं आगे थोड़ी, 8:30 कर देता बिफोर की जगह 8, हाँ एट 8:30 8:30 मान लीजिएगा, तो क्या होता है एग्जैक्टली अगर ये एट 8:30 क्वेश्चन होता कि मान लीजिए बी पार्ट में कि थर्ड कस्टमर अराइव्ड एट 8:30 AM, है ना, तो यहाँ पे हम फिर ये फाइंड करते, हम उस पॉइंट को भी एक्सक्लूड कर देते, इट्स नॉट लाइक कि, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 3 सो अब हमें सोचना पड़ेगा बिफोर 8:30 ना, तो so third customer arrive at 8:30 that means वो जो टाइम लेंथ है 30 मिनट में 3 कस्टमर आ गया, that means n of 30 equal to 3। व्हाट इज प्रोड्यूसर, थर्ड कस्टमर अराइव्ड एट 8:30 AM, है ना, तो सेम ही तो होगा सर, सेम ही रखना पड़ेगा। तो क्योंकि बी में कंडीशनल, तो क्लोज है, इसमें भी क्लोज है, उसमें भी क्लोज है, दोनों केस में। बहुत तो ठीक है, अगर हम कंडीशनल निकालते हैं सेम आंसर आएगा, अगर हम ऐसा करें, ऐसे इसका मतलब तो ये हो गया ना कहीं कि एट है ना, सो एग्जैक्ट हमें पता है, सो मान लो अगर वैसा लिखोगे आप N30 इज 3 गिवन N कितना था, क्या ले रहे थे हम शुरू में, अच्छा 30 टाइम तो हमने वहीं से 8 AM से स्टार्ट किया ना, नहीं तो कंडीशनल यूज़ नहीं करेंगे अभी, अभी रहने दो, इसको डायरेक्टली करते हैं। आई थिंक 8:30 में 30 हम इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो 30 इंक्लूड करेंगे तो कि बाई टाइम ना, अराइव्ड इन द टाइम 02, आई थिंक सेम रहेगा, ठीक है, डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे, आई थिंक मैं पहले शायद गलत बोला था ना। सो थर्ड कस्टमर अराइव एट 8:30 AM, तो इंटर अराइवल टाइम में हमारे पास वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर तो कितना आया 0 से 8:30 जब हम लिखते हैं तो यहाँ ओपन है और यहाँ हम इंक्लूड करते हैं, है ना, 0 to T की बात करते हैं ना इंटरवल यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि थर्ड कस्टमर अराइव एट 8:30, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, सो एग्जैक्ट पॉइंट पे आया तो इसका मतलब है कि इसके पहले कितने कस्टमर आ गए, 8:30 के पहले कितना कस्टमर आया, बाई टाइम T, नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड बाई टाइम T। नहीं अभी के लिए मैं सेम ही रखते हैं अभी, क्योंकि वैसे फिर कंफ्यूजन हो जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पे बोले बिफोर या एट, इसका मतलब क्या है कि बाई दैट टाइम, यही मतलब ना कि बाई 8:30 AM,
एक्चुअली क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए। सर बिफोर बिफोर और एट को मिला के बाई होता है। हाँ वही है, तो मतलब उस बाई time बोल में। रहे हैं तो यही मतलब यहाँ पे कि बाई 8:30 AM, तो यहाँ मेरा मतलब यही था जब हम यहाँ लिख रहे थे, वो वही मतलब है कि क्योंकि ये तो हम मेरे वर्ड्स है ना, क्वेश्चंस बुक में देखते हैं कैसे हैं। ठीक है, आई थिंक अभी के लिए सेम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आए, इसमें भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास है कि लाइक एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो फिर आगे थ्योरी कर, तो ऐसा इसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन। जैसे यही क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि अब ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, उसका है क्या बोलते हैं, एग्जाम का है, तो इसमें हमें समझना है क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन मैंने लिखा वो मैंने खुद ही बनाए थे, तो थोड़ा सा कई बार बनाने में वैसा रहता है। एक बार देखो ये क्या, इसका क्या होगा। सो सपोज कस्टमर अराइव एट एन ATM facility according to the Poisson process with rate 5 customer per hour. The probability that no customer arrive at the ATM facility from 1 PM to 1:18 PM. From this to this. या ट्राई वो कीजिए तो क्या। सिमिलर n of 18 equal to 0। पावर माइनस 1.5। बाकी लोग चेक कर लीजिए, मतलब आसान है ना ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनटी का जो डेफिनेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, यस सर। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि सपोज कस्टमर अराइव है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनली जो हमारा टाइम स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 पे है ना, 1 PM पे, और 1:18 PM ये है। तो कह रहा है कि 0 कस्टमर अराइव्ड इन दिस टाइम, तो हम टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, t बराबर 0, और चूंकि यहाँ रेट पर आर में है तो आपको इसको आर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो 18 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे, 18/60, तो है ना, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ऐसा कुछ 3/10। सो ये आ जाएगा। एंड नाउ रेट कितना है, रेट जो आपके पास है वो है 5 पर आवर, ठीक है, और टाइम ये है। तो पूछना चाह रहा है कि n 3/10 इज इक्वल टू 0, ये मतलब हुआ ना कि नो कस्टमर अराइव्ड इन द टाइम 0 to 3/10 आवर, है ना। सो इसका मतलब हो गया कि नो कस्टमर, यहाँ पे होगा अराइव इन टाइम 0 to 3/10 आवर, ये मतलब है इस टाइम में कोई कस्टमर नहीं आए, है ना। तो इसका मतलब है यही चीज़ है, अब इसमें लगा लो। तो वी नो दैट कि n of t, so 3/10 will have distribution Poisson lambda, so 5 into 3/10 मतलब 3/2 हो गया। सो ये आपका आ जाएगा e की पावर -3/2, 3/2 की पावर 0.0 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा e की पावर -3/2, ठीक है, देख लीजिए तो सही है। तो है ना, इसको जहां से स्टार्ट करेंगे उसको 0 टाइम लेके चलेंगे, जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे यू कंसीडर टाइम 0, सो ऐसा होगा। बाकी तो मैं ये तो है ना, ये क्या है, पॉइसन प्रोसेस। अच्छा, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट टू द प्रोसेस, ये क्या कहना चाह रहा है, अभी कर पाएंगे। ये कंडीशनल है गिवन। ये अब क्या है, इसका भी शायद थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है
कि एनटी जो है पॉइसन प्रोसेस है जहाँ रेट ऑफ अराइवल 2 है और गिवन है एन, ये थ्योरम है, आगे थ्योरम आएगा एक्चुअली। किसी को आइडिया है? आंसर बताइए अगर आइडिया है तो क्या होगा। गिवन दैट एनटी N3 1 है, मतलब पहले 3 मिनट में, मान लो मैं मिनट ले रहा हूँ यूनिट, तो पहले 3 मिनट में एक कस्टमर आ गया, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोसेस, है ना। तो फर्स्ट कस्टमर, इवेंट को कस्टमर बोल सकते हो या इवेंट, है ना। सर बी ऑप्शन है, हाँ जी, सर बी ऑप्शन है 3/2। कैसे? वो आपने थ्योरम लिखवाया था ना कि एक्सपेक्टेड S1 गिवन N3 इक्वल्स टू कुछ भी, जैसे S ले लो, वो फॉलो कर जाता है यूनिफॉर्म 0T, तो उसका एक्सपेक्टेशन ले लो यूनिफॉर्म 0T का, तो T/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका थ्योरम है, अभी हम डिस्कस करते हैं तो हो जाएगा उससे। हाँ सर ये था थ्योरम कि सर X1 गिवन NT सर 3/2 इक्वल्स टू 1 इज फॉलो यूनिफॉर्म 0T। हाँ, ठीक है, इसका थ्योरम अभी डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए आगे क्या है, अभी आता हूँ इस क्वेश्चन पे, ये उस थ्योरम पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है, जैसे अभी हम देख रहे थे क्या कि लाइक यहाँ टाइम जैसे 0 है एंड दिस इज टी, तो हम लोग ये देख रहे थे कि एन टी इज द नंबर ऑफ इवेंट अकर्ड या नंबर ऑफ अराइवल्स, है ना। सो नंबर ऑफ अराइवल्स, अराइवल्स मतलब इवेंट अकर्ड, जो इवेंट अकर हो रहा है। सो इन टाइम 0 to T, यही है। अब हमें बात करना इंटर अराइवल टाइम का। मान लो जैसे अभी इनिशियली 0 कस्टमर है, टाइम 0 पे 0 कस्टमर है, तो फर्स्ट जो टाइम होगा एट विच फर्स्ट कस्टमर अराइव, इंटर अराइवल टाइम ना बिटवीन 0 एंड फर्स्ट कस्टमर, कि मान लो कोई टाइम होगा लेट से T1 जहाँ पहला कस्टमर आया, T2 जहाँ दूसरा कस्टमर आया, इस तरह से मान लो चल रहा है। तो जैसे अगर हम डिफाइन करें x1 की टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट कस्टमर, यही ना जी, ये होगा। एंड x2 जो हम कंसिडर करेंगे टाइम बिटवीन, या कैसे नहीं लिखेंगे इसको आप, बिटवीन T2 minus T1। इंटर अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, यही ना। यस सर, यस सर। तो ये तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इंटर अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, क्योंकि यहाँ 0th एंड फर्स्ट है ना, 0 मतलब कस्टमर पहले था नहीं, तो इसलिए फर्स्ट कस्टमर लिया हमने। सो इंटर अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, x3 क्या होगा सिमिलर वे में, इंटर अराइवल मतलब x2 का मतलब हो गया फर्स्ट कस्टमर आने के बाद और सेकेंड कस्टमर आने तक का जो टाइम है वो x2 है, टाइम है ना। x1 x2 x3 ये टाइम है, टाइम कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो nt इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, यहाँ nt जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और ये जो xi यहाँ पे जो लिख रहा हूँ हम लोग xi लिख रहे हैं, xi इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो जो टाइम है उसको हम फर्दर ये नोटेशन यूज कर रहे हैं टाइम के लिए। तो
So x1 0 से t1 है और x2 जो है वो t2 से t1 t2 माइनस t1। T1 से T2 के बीच का जी। सो है ना, ये होगा इंटर अराइवल टाइम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कस्टमर, है ना, सेकेंड एंड थर्ड कस्टमर, ऐसा होगा। तो एन चलता रहेगा ये नोटेशन, यही नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से एन सो ऑन, तो एक्स एन जो नोटेशन हम लोग लेंगे तो ये होगा इंटर अराइवल टाइम बिटवीन n माइनस वनथ एंड nth कस्टमर, यही ना, ये होगा, या टाइम बिटवीन n माइनस वनथ एंड nth इवेंट, ऐसे कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 x3 xn, जो कि आप लोग जानते होंगे, है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं कि पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा है, जब लिखते हैं ना कि NT इज अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा, ये है। और जो कि यहाँ जो लिख रहे थे, सो दिस रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट पॉइसन लैम्बडा टी, यही है। नाउ मुझे x1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो जैसे कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ ये लोग लिखते हैं कि ये जो है ना, अभी जो हम लिख रहे थे x1 x2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज सीक्वेंस ऑफ इंटर अराइवल टाइम, सीक्वेंस ऑफ इंटर अराइवल टाइम, ये है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा NT1 कितना होगा यहाँ पे, या चलो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन t, अगर ये फाइंड करें तो x1 क्या था हमारा, व्हाट वाज x1, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट कस्टमर। तो ये जो t1 है एक्चुअली वही x1 है ना, ये x2, अच्छा एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट नहीं है। सो इंटरवल टाइम है ना, तो ये इस बीच में x1 है, इस बीच में x2 है, इसमें x3 है, ऐसे चल रहा है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्योंकि t1 इज द टाइम, है ना, तो इंटरवल टाइम है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो दिस इज द, यहाँ पे ऐसा होगा, फिर ये ऐसा चलेगा। सो अभी ये सोचो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन t, t कोई फिक्स टाइम है, सो व्हाट विल बी दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ nt इक्वल टू 0। तो x1 मोर देन t का क्या मतलब है, x1 वाज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट कस्टमर, x1 का जो मीनिंग है 0 से t के बीच में कोई कस्टमर आया ही नहीं। हाँ, है ना। सो यहाँ आपका मतलब है कि ये 0 है, ये t है, तो हम ये कह रहे हैं कि x1 मोर देन t है, इसका मतलब है कि 0 से t टाइम में एक भी कस्टमर नहीं आया, सही बता रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि NT इज 0, एक्चुअली ये थ्योरम है, तो जैसे जो मैं लिख रहा था वो ये कहते हैं कि x1 इज मोर देन t इफ एंड ओनली इफ NT इज 0, जो आप लोग खुद ही है ना डिसाइड कर लिए। तो ये ऑब्वियस है ना कि जब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट कस्टमर t टाइम बाद आया, हम खुद ही बोल रहे हैं कि फर्स्ट कस्टमर t कोई टाइम है, फिक्स टाइम है, उसके बाद आया, इसका मतलब क्या है कि 0 से t टाइम में एक भी कस्टमर नहीं था, तो NT बराबर 0 का मतलब वही है। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये निकालिए जरा। e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो यू नो ऑलरेडी कि NT का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज पॉइसन लैम्डा टी, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू t, ये कितना आएगा यहाँ से, 1 minus CTF, that means 1 minus e to the power minus lambda t. ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको, This is follow exponential distribution with है ना, parameter
लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे, यहाँ से ये आ गया और इससे ये समझ आ गया कि x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। तो मतलब ये एक बेसिक काइंड ऑफ प्रूफ टाइप का हो गया कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया, ये आ गया और इसको यूज़ करके, है ना, इसको हमने यूज़ किया और इसको यूज़ करके ये फाइंड कर लिया और यहाँ से ये डिसाइड हो गया। तो इफ़ एंड ओनली इफ होता है। सो दिस इफ एंड ओनली इफ x1 इज एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा, ना, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा मीन रेट इज लैम्बडा। सो एक्सपोनेंशियल विथ, निकालेंगे हाँ x2 का कैसे निकालेंगे सर? हाँ x2 का निकालिए, बताइए। अब x2 भी फिक्स कर लो कोई। अगर आपको ऐसा दिया जाए कि टाइम t1 तक मान लो पहला कस्टमर आ गया, तो अगला टाइम फिक्स कर लो, उसमें फाइंड करो। बताओ भाई बाकी लोग, हाउ विल यू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2? Sir, that means x2 get probability of x2 greater than t given x1 equal to any time point. That means first customer आ गया इस time point पे and t time point second customer t time point पे नहीं आया. That means probability of x2 greater than t given x1 equal to s. ये निकालो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि 0 s t, तो s इज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट कस्टमर, या t1 t2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए जी। सो ये प्रोबेबिलिटी निकालो जरा, क्या होगा। ये वैसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y, जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे ना वहां पे। तो ये लॉजिकली डिसाइड करो क्या होगा। इसका क्या मतलब है कि 0 से s में एक कस्टमर आया ना, तो s टाइम पे एक कस्टमर आया, जो आप लोग उस समय कह रहे थे उसमें वही डिसाइड करते एट टाइम दिस। तो एट टाइम जो होगा वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 0 से t हम लोग क्लोज लेते हैं ना, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। उसका फाइनल कंक्लूजन यही होगा कि जैसे बाई टाइम लिखे या एट टाइम लिखे सेम रहेगा। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, हमने लिया x1 इज s, x1 क्या है सर e to the power minus lambda t आया है। अच्छा, तो x1 का मतलब है अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो इट इज s। सो अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर इज s एक्चुअली। तो s टाइम पे पहला कस्टमर आया। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कस्टमर t टाइम बाद आएगा, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि इस टाइम s से t में कितने कस्टमर आए होंगे, s से s। अच्छा एक मिनट, ये टाइम तो इस बीच में t एक्चुअली ना, यहां पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये s कोई फिक्स टाइम है, इस बीच का इंटरवल हम लेंथ हम लोग t ले रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लेंथ, इसका लेंथ t था ना, सो वी हैव टू कंसीडर दिस लेंथ एज t। ये नंबर क्या होगा, s प्लस t। मतलब ये लेंथ हम लोग t ले रहे हैं। जैसे x2 क्या है, x2 इज द इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर। तो हम लोग चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन t के टर्म में लाना था, t क्या है, तो x1 के बाद का टाइम हम काउंट कर रहे हैं, x1 के बाद t स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वहां पे हमने 8 AM बोल दिया था, 8 AM के बाद का टाइम काउंट किया था, सेम लॉजिक यहां पे लग रहा है। तो मैं t जो ले रहा हूं, फर्स्ट कस्टमर के बाद का टाइम हमारा है t है, और टिल सेकेंड कस्टमर। तो मान लो सेकेंड कस्टमर अराइव आफ्टर टाइम, ऐसे तो वही है, सेकेंड कस्टमर अराइव आफ्टर टाइम t। ये बताओ, फर्स्ट कस्टमर इस टाइम पे आया, तो सेकेंड कस्टमर आफ्टर टाइम t आया, इसका क्या मतलब है। Before s plus t. हम्म Before s plus t. सर फर्स्ट कस्टमर आया है इस टाइम पॉइंट पे, हम्म तो 0 कस्टमर आया है s कोमा s प्लस t। 0 कस्टमर अराइव s s से s प्लस t, plus क्योंकि t मुझे t close। इंटरवल में लेंथ चाहिए एक्चुअली ना। तो x2 एक्चुअली, हाँ आफ्टर टाइम, एक्चुअली x2 तो आफ्टर t1 ही स्टार्ट होगा ना। x2 आफ्टर फर्स्ट कस्टमर अराइवल के बाद ही स्टार्ट होगा। x2 इज द इंटर अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर ना, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर के बीच का टाइम है। तो फर्स्ट कस्टमर के बाद काउंट करना होगा, तो s के बाद हमें s प्लस t लेना है, तो ये नंबर s प्लस t होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इंटर अराइवल टाइम हम बोल रहे हैं t से ज्यादा है,
टी इज व्हाट, इंटर अराइवल टाइम, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम टी से ज्यादा है, ये बोल रहे हैं ना। x2 मोर देन टी बोलने का क्या मतलब है कि x1 x2 के बीच का जो इंटर अराइवल टाइम है वो टी से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये टाइम टी से ज्यादा हो सकता है, तो मतलब अगला नंबर s प्लस टी कर लो। तो इसका मतलब है कि s से s प्लस टी में एक भी कस्टमर नहीं है। जैसे पिछले केस में अगर लॉजिकली लगाओ तो पिछले केस में s जीरो था, इस केस में अगर आप बात करोगे तो s वाज जीरो एक्चुअली, तो वो जीरो से t हुआ था, ये था ना, नो कस्टमर अराइव इन टाइम जीरो टी। तो इसका मतलब यही था यहाँ पे कि जीरो कस्टमर अराइव इन टाइम जीरो टी, यही था। वैसे ही यहाँ पे अब जीरो कस्टमर अराइव एस टू एस प्लस टी, एस वॉज द अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो जो नेक्स्ट टी मिनट में कस्टमर एक भी नहीं आया, यही तो बोल रहा है कि सेकेंड कस्टमर अराइवल टाइम टी के बाद है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टी मिनट में एक भी कस्टमर नहीं आया, ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट कस्टमर आने के बाद नेक्स्ट टी मिनट तक एक भी कस्टमर नहीं आया, दैट इज x2 मोर देन टी। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब आप यूज कर सकते हो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, वही ना। तो फिर से वही हो जाएगा कि जीरो कस्टमर अराइव इन जीरो टी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं इसको, ये निकालो, x of t equal to 0। या वैसे भी देख लो इंटरवल का लेंथ कितना है, लेंथ मेनली तो लेंथ इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग जब लिखते हैं स्टेशनरी इंक्रीमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, लेंथ इंपॉर्टेंट है, कि जैसे जीरो से टी का लेंथ जीरो टी है, या एस से एस प्लस टी का लेंथ जीरो टी है, तो उस बीच का लेंथ कितना इंटरवल का उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी, एस टू एस प्लस टी, मतलब लेंथ तो जीरो टी है, तो ये तो इसका लेंथ इतना ही है जितना जीरो टी का लेंथ है, तो प्रोबेबिलिटी तो वही आएगा। तो इसका मतलब हो गया हाँ एन टी इज इक्वल टू जीरो, वही मतलब है ना, क्योंकि फिर से क्योंकि नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम, तो हम एस को यहाँ जीरो, एस के बाद मतलब एस टाइम पे हम जीरो स्टार्ट करेंगे, देन जीरो टू टी ही जाएगा, तो एन टी बराबर जीरो ही आएगा एक्चुअली। मतलब वही इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट को यूज करना होगा आपको। तो मतलब टाइम इंटरवल जिसका लेंथ टी है उस टाइम में, क्योंकि स्टेशनरी इंक्रीमेंट कहता है जीरो से टी का डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो एस से एस प्लस टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस बीच में जितने, मतलब नंबर ऑफ अराइवल इन जीरो टू टी विल बी सेम एज नंबर ऑफ अराइवल इन एस टू एस प्लस टी फॉर एनी एस बिलोंग्स टू डीएल नंबर, यही मतलब है। तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, सो वो सेम ही माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। और तो इसे क्या समझ आया, और अब अभी आप जानेंगे कि ये जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट की वजह से x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होते हैं ना। yes sir, if I want to find in the previous case वो जो x2 less than equal to probability of x2 less than equal to 2 less than equal to हाँ less than equal to 2 given x1 equal to s, then this is the CDF similar होगा ना? कंडीशनल CDF, यस यस। Yes. हाँ क्योंकि x2 x1 आर इंडिपेंडेंट ना, ड्यू टू इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट x2 एंड x1 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ से आ गया ये, फिर से यहाँ से समझ आया कि CDF ऑफ x2 इज अगेन 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सो अगेन यू गॉट दैट x2 इज कितना, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, यही है, सेम ही रहेगा ऐसे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप x3 के लिए सिमिलर प्रोसेस से आप x3 निकाल सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। वैसे ही अब x2 को x3, x1 को x2 कर दो, मतलब अगर x3 का निकालना है तो x3 मोर देन t गिवन x2 इज एस, सेम प्रोसीजर। ड्यू टू इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट आप स्टार्ट करेंगे, सेम ही आंसर आता रहेगा। तो ये आंसर, ये वाला आंसर और ये आंसर सेम आया, आगे हम प्रोसेस करेंगे तो मतलब इसी लॉजिक से हम अगर आगे कंटिन्यू करें तब भी सेम ही आंसर आएगा। इफ़ यू फाइंड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xn मोर देन t गिवन xn माइनस 1 इज s, स्टिल ये आंसर वही आएगा ड्यू टू इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट। और यहाँ से ये क्योंकि xn एंड xn माइनस 1 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, तो इसीलिए xn का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा ही होगा। तो कहने का मतलब ईच x1 x2 एंड डॉट 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 दे आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, यहाँ से ये समझ आया।
ठीक है, तो यहाँ जो हम लिख रहे थे कि ये जो रैंडम वेरिएबल है सीक्वेंस ऑफ इंटरवल टाइम्स एंड आर आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ठीक है। तो x1 एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, x2 एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, x3 एक्सपोनेंशियल लैम्बडा एंड सो ऑन। तो x1 x2 x3 x4 एंड ऑल आर आई एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ठीक है। अब जैसे बोलता है कि एक रैंडम वेरिएबल Sn आता है, Sn क्या है, x1 प्लस x2 अप टू xn, इसका मीनिंग क्या होगा, sum of the exponential distribution. हाँ, अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर या nth इवेंट, है ना, अकरेंस टाइम ऑफ nth इवेंट। तो x1 क्या था, इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, x3 टाइम बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कस्टमर, x3 is the time between second and third customer, x4 is time between third and fourth customer and so on, xn is the time between n-1th and nth customer। तो टोटल सम कर दिया, तो Sn एक नया रैंडम वेरिएबल लिया हमने, तो Sn इज द अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, है ना जी। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ Sn मोर देन t, ये किसके इक्वल होगा, वैसे ही जैसे x1 x2 xn चल रहा था, अब Sn कर दिया, फिर 0 हो जाएगा फिर तो। लेकिन अब ध्यान रखना कि Sn सबका सम है, तो है ना, वैसा था कि लाइक जैसे 0 कस्टमर शुरू में, एक कस्टमर यहाँ पे, तो ये x1 है, 2 कस्टमर आया x2 है, तीसरा कस्टमर x3 है एंड सो ऑन, nth कस्टमर xn है, n-1 है, देन डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। तो हमने कहा कि जो nवां कस्टमर है वो t के टाइम के बाद आ रहा है, इसका क्या मतलब है, पहले t टाइम में कितने कस्टमर आए, n-1 सो अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, ये लिख रहा हूं ना, तो Sn मोर देन t, अच्छा तो ऐसे मुश्किल होगा, Sn लेस देन इक्वल टू t आसान होगा वैसे ना, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता Sn लेस देन इक्वल टू t, अब क्या मीनिंग होगा, Sn लेस देन इक्वल टू t, Sn मतलब क्या है, अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, तो nth कस्टमर अराइव्ड बाय टाइम t, सो nth कस्टमर अराइव्ड बाय टाइम t, इसका क्या मतलब है कि 0 से t में कितने कस्टमर आ गए, n आ गए, n तो n की गारंटी है, इसका मतलब nt इज इक्वल टू कितना, n। आई थिंक ये एक थ्योरम है, सो दिस इज अ थ्योरम, एक्चुअली क्या होता है, सो ये थ्योरम कहता है कि Sn इज लेस देन इक्वल टू t इफ एंड ओनली इफ nt इज n, मतलब nth कस्टमर अराइव बिफोर टाइम t, मतलब टाइम 0 से t में n कस्टमर आ गया ना, ये है। सो nth कस्टमर अराइव्ड बिफोर टाइम t, तो इसका मतलब 0 से t टाइम में n कस्टमर्स आ गए ना, वही मतलब ना, सेम ही चीज है। सो मतलब दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट थिंग, जस्ट मैथमेटिकली दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे जो है ना, तो मीनिंग सेम है दोनों स्टेटमेंट की, यही है। तो इसका बताओ क्या आंसर आएगा, तो व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस, ये कितना आएगा, ई की सपोज स्ट्रिक्टली अगर लेस देन t हो तो कुछ नहीं बोल सकते ना, स्ट्रिक्टली टी, हाँ, क्योंकि वैसे फिर पता नहीं टी टाइम पे क्या होगा, जो मैं उस समय लिख रहा था ना, बिफोर लिख दिया था, तो आई थिंक वहां भी मुझे बाई करना पड़ेगा, जो हम कह रहे थे एट टाइम या बिफोर टाइम, तो उसका आंसर इसी से आ जाता कि जो पहला क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए थे, तो वहाँ जो मैंने लिख दिया बिफोर टाइम 8:30 AM, तो उसको लिखना पड़ेगा बाई 8:30, इंक्लूडिंग 8:30 एक्चुअली, है ना। तो एट 8:30 या इंक्लूडिंग 8:30 या बिफोर 8:30, मतलब इंक्लूडिंग 8:30 करना पड़ेगा वहां पे, तब होगा। तो ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और t इज मोर देन 0। अब मुझे ये बताओ ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, यही आएगा, तो ये CDF आ गया ना, n t इज n, e की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर n अपॉन, PDF आ गया, हाँ पॉइसन पीडीएफ हाँ, पॉइजन PDF तो है, लेकिन ये Sn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
ये तो आ गया CDF ऑफ SN एक्चुअली आ गया नहीं, लेकिन मुझे इसमें वो करना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से मुझे SN का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी पता है हमें, तो ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्सपोनेंशियल, गामा n को मतलब हाँ, तो जो SN का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो थ्योरम ये है कि SN का, वो प्रूफ में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी वही है, SN का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा सम ऑफ गामा एक्सपोनेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन n को मैं हाँ, तो एक्सपोनेंशियल इज गामा 1 कॉमा लैम्डा, सो गामा n कॉमा लैम्डा होगा, अगर निकालेंगे तो वही आना चाहिए। तो SN का डिस्ट्रीब्यूशन गामा n कॉमा लैम्डा होगा, है ना। अच्छा एक मिनट, मैंने शायद लिखने में यहाँ गलती की, एग्जैक्टली n नहीं आएगा यहाँ पे, जो ये बुक कह रहा है जरूरी है एग्जैक्टली n आएगा, ये सही लिखा है मैंने। हमने लिखा SN लेस देन इक्वल टू T इज व्हाट, मतलब nth कस्टमर अराइव्ड बिफोर टाइम T। अगर लेस देन टी होगा तब नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ पे ना मुझे इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू। nth customer arrived before time t means what, nth customer arrived before time t, that means t तो मतलब 0t में कितने कस्टमर आ गए, कम से कम n कस्टमर तो आ ही गए ना, यही मतलब है ना, कम से कम n कस्टमर तो आ गए, यही होगा। 0t में कम से कम कितने कस्टमर आए, सर इक्वल टू ही होगा ना, क्योंकि तो बता रहा है nth कस्टमर अराइव्स, तो इतना को तो गारंटी है कि n या n से ज्यादा, कम से कम n लोग तो आए, यही मतलब है ना। मतलब अगर टाइम t से पहले nth कस्टमर आ चुका है, सो हाउ डू वी नो कि t टाइम तक कितने आया, कम से कम n आया, इसकी गारंटी है ना, कम से कम हो सकता है ज्यादा भी आ गया हो, कि जैसे मैंने, अच्छा वहां भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बना रहे थे ना कि बाई टाइम, जैसे मैं लिख रहा हूं कि t nth कस्टमर अराइव्ड बाई टाइम t, इसका क्या मतलब है, ये आएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा, दिस इज द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, दिस इफ एंड ओनली, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे वहां भी लगता है करेक्ट करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन लिखा था ना कि थर्ड कस्टमर अराइव्ड बाई 8:30 PM, उसका क्या मतलब होगा, तो कम से कम 3 कस्टमर 8:30 तक आ गया ना, ये मतलब था ना। एट, तो एट का आंसर वो है जो हमने सॉल्व किया ना, वो एट वाला आंसर होगा एक्चुअली, यहाँ पे मुझे लगता है करेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में कराए थे, यही क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे शायद मुझसे गलती हुई, देखता हूँ, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं खुद से ही क्वेश्चन बना रहा था, SN लेस देन टी होना चाहिए क्या? रुकिए एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, 1 2, ये क्वेश्चन था एट वाला, नो नहीं, सर, अगला ये था ना। तो यहाँ Yes, मुझे yes. लग रहा है यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो सही सॉल्यूशन है ऐड, तो जो आप लोग कह रहे थे ऐड इज फाइन, है ना। और अगर मैं लिखता हूँ बिफोर, जैसे ये लिखा, जैसे लिखा है मैंने, बिफोर अगर लिखते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, जैसे पहले लिखा था ना, अब उस नोटेशन से इसको रिलेट करते हैं, कि जैसे बोल रहे हैं कि थर्ड कस्टमर अराइव्ड बाई 8:30, ये लिखा था ना AM, तो ये हालांकि क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था, इसलिए खुद से बनाने में थोड़ा वो हो जाता है, कई बार उल्टा सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट, इसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं जैसे x1 को तो छोड़ दो, है ना, क्योंकि मुझे बता रखा है 8 AM के बाद हम स्टार्ट करेंगे एट 8:30, एट होगा तो ये होगा बिफोर 8:30 होगा तो इसका मतलब NT ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, कम से कम 3, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 3 की गारंटी है कि 8:30 से पहले आ गया ना, टाइम है, ये खत्म हो गया, अभी तो टाइम है ना। तो जब हम लिखते हैं ना बिफोर, जैसे बिफोर लिख देते हैं यहाँ पे हम, या बाई 8:30, तो बाई का मतलब हो गया कि, तो अभी चूंकि हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर रखे थे, सो बाई के लिए तो सेम हो जाएगा, एट बाई तो सेम ही है। नहीं 8:30 तक 3 कस्टमर आए, बिफोर होगा तब शायद। नहीं, बाई का मतलब वही ना, बिफोर ही, तो बाई का मतलब क्या होगा,
एट मतलब एग्जैक्ट टाइम हो गया ना, एट मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं हम। और वैसे जब हम बोलते हैं कि बाई मतलब क्या, तब तक, है ना। तो उसमें मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से होता कि प्रोबेबिलिटी एन टी जो है ना एटलीस्ट 2, क्योंकि हम 0 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट कस्टमर को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है तो उसको हमने हटा दिया। तो स्टार्ट 8 AM से कर रहे हैं, तो ऐसा निकालना पड़ेगा इसके लिए। जब हम ये बोलते हैं कि थर्ड कस्टमर अराइव, जब मैं ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, या मुझे लगता है PY की या बुक का ही क्वेश्चन लिखना सही रहता है, थर्ड कस्टमर अराइव बिफोर बिफोर 8:30। 8:30 AM, तो इसका ये मतलब होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और एक कस्टमर इस टाइम तक आ चुका है। या इसको बाई कर दो एट पे, तो कन्फ्यूज़न नहीं, अगर यहाँ पे होगा तो इसको आप बाई कर दो या बिफोर कर दो, जैसे कन्फ्यूजन होता है ना उसको N0 बराबर 0 वाला, तो उससे हो जाएगा। तो ये मैंने खुद ही बनाए थे इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है वहाँ पे। तो उसको मैं एक बार सही कर देता हूँ, तो ये ठीक है। तो ये होगा, अगर बाई लिखेंगे बाई 8:30 या बिफोर 8:30, तो ये लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि है ना, हो सकता है कि थर्ड का बाद फोर्थ फिफ्थ भी आ गया हो, हमें क्या पता, ये है ना। सो ठीक है, तो वो ऐट वाला, तो दिस है ना सॉल्यूशन, ये ऐट के लिए है, वहाँ बिफोर कर दिया मैंने, तो 8 AM से पहले आ गया। हमारा टाइम स्टार्ट होता है 8 AM से, ठीक है ना, हमने 8 AM से स्टार्ट किया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का तो इग्नोर करना चाहिए, मैं खुद ही लिखे थे ना इसलिए इधर उधर इसमें हुआ है। आई थिंक इसको ना अभी इग्नोर करो, तो इसमें गलतियाँ हो जाएंगी, बाद में दिक्कत होगा, छोड़ो। सो यहाँ पे आते हैं, सो इसमें अब इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो दिस इज फाइन, ये होगा जब हम बोलते हैं nth कस्टमर अराइव एट टाइम टी, इसका मतलब एट टाइम टी नहीं बोल रहे हैं ना, एट नहीं बोल रहे, एट बोलेंगे तो इक्वल लिखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं बोलता हूँ कि nth कस्टमर अराइव एट टाइम टी, इसका मतलब मुझे इक्वल लिखना पड़ेगा, बट वैसा नहीं है, हम बोल रहे हैं बिफोर टाइम टी या टिल टाइम टी, है ना, बिफोर टाइम टी कह सकते हैं या बाई टाइम टी। ये लोग क्या लिखते हैं, बुक में देखता हूँ। सो ये जो लिखते हैं, let us define the counting process by saying that the nth event of this process occurs at time Sn, at time t नहीं, at time Sn। अच्छा, तो यहाँ क्या बोल रहा है, Sn is the arrival time of nth event, Sn is the arrival time of nth event, ठीक है। Sn को जो लिख रहा है ना, ये अराइवल टाइम ऑफ nth, ये तो हमने भी लिखा है, Sn is the arrival time of nth event, ठीक है, arrival time of nth event, also called waiting time until the nth event। तो कह रहा है waiting time until nth event, ये भी है ना। सो वैसा है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम लिख रहा है, nt more than equal to n, nt more than equal to n if and only if st less than equal to t, हाँ ठीक है, nt more than equal to n, इसका मतलब है कि 0 से t टाइम में एटलीस्ट n कस्टमर अराइव्ड, इन टाइम 0 to t एटलीस्ट n कस्टमर अराइव्ड, दिस इज सेम एज अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर इज बिफोर t और टिल बाय टाइम t, है ना, t और मोर मतलब t और लेस देन t, ये चीज़ है। सो ये ठीक है, तो थ्योरम है, तो उसको फिर तुम प्रूव देख सकते हो। बाकी Sn का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा गामा n कॉमा लैम्बडा, ठीक है, तो Sn का तो यही आएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी PDF निकाल सकते हो Sn का। तो यही मैं ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे जो होगा ना, सम करना पड़ेगा n से लेके आगे तक। एनीवे तो ये CDF आ जाएगा, तो अगर PDF लिखोगे Sn का तो क्या बनता है, तो PDF तो लिख ही लगे ना, गामा का जो PDF है कि ये कौन सा वाला गामा है, एक्सपोनेंशियल विथ रेट, एक्सपोनेंशियल रेट लैम्बडा है, तो लैम्बडा ई की पावर ना, तो ये होगा बीटा की पावर अल्फा lambda to the power n by gamma n to the power minus lambda x x
हम लोग टी में लिख रहे हैं ना, वेरिएबल टी में लिख रहे हैं, एक सेकंड। ठीक है, देख लो हम लोग वेरिएबल टी में लिख रहे हैं, टी हमारे पे यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये आ जाएगा पीडीएफ ऑफ एस एन। वो सिंपल गामा एन कॉमा उसका पीडीएफ से जानते हैं आप, गामा अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा की जगह एन रखो, बीटा की जगह लैम्डा रखो, तो बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा, टी की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, तो ये तो एस एन हो गया, अराइवल टाइम ऑफ एनथ कस्टमर। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एस एन कराएगा गामा एन कॉमा लैम्डा। एक और थ्योरम है वो लिखा देता हूं, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं ट्राई करके। फिर तो ये कहता है कि time of event should be uniformly distributed over 0t. So they are asking you to find the distribution of so what is distribution of x1 given, x1 क्या है, arrival time of first customer, x1 given nt is equal to 1, x1 given nt is equal to 1, इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, what is distribution of this random variable, या दैट इज मैं अगर ये लिखूं प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू सम रैंडम वेरिएबल कुछ ले लो, फॉर एग्जाम्पल s गिवन nt इज 1, ये तो CDF है, दिस इज CDF ना, या PDF लिखोगे, PDF ऑफ x1 मान लो यहाँ s है, गिवन nt इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा, तो क्या कहना चाह रहा है, टी टी ग्रेटर है कि यस, कौन बड़ा है? नहीं एस तो वेरिएबल लिख रहे हैं जस्ट हम, यहाँ पे एस छोटा है टी से, एस छोटा है टी से, एस छोटा है टी से, ये टी है, एस 0 है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज द अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर गिवन दैट फर्स्ट कस्टमर अराइव्ड एट टाइम टी, यही मतलब एन बराबर 1 का मतलब क्या, नहीं 1 कस्टमर अराइव्ड इन टाइम 0t, इसका मतलब ns इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम टी पे पहला आ रहा है कस्टमर, तो अगर यस नहीं टाइम टी पे पहला नहीं आ रहा, यही गलत समझ रहे हैं, 0 से t इंटरवल के बीच में पहला कस्टमर आ रहा है, ड्यूरिंग टाइम टी बोलेंगे। हाँ मतलब फर्स्ट कस्टमर अराइव्ड इन द टाइम 0 to t, इट्स नॉट एग्जैक्टली एट पॉइंट t, ऐसा नहीं है, 0t के इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो यहाँ लिखना चाह रहा हूं मैं कि वो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टाइम 0t, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली 0t होगा। जब हम nt इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 कस्टमर अराइव्ड इन टाइम इंटरवल 0 to t, 0t बीच में किसी भी पॉइंट पे पहला कस्टमर आ सकता है, सो इट इज दैट, जैसे ये वैसा ही हो गया जैसे सेलेक्टिंग अ रैंडम पॉइंट, जैसे रैंडम पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं 0 से t इंटरवल में, सो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल या x इज अ रैंडम नंबर सेलेक्टेड है ना फ्रॉम अ मान लो लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ t या 0 to t, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना कि मान लो x, तो उस तरह से क्या होता है जब आप रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं 0-1 इंटरवल में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म 0-1, तो इन द सेम वे 0 से t टाइम इंटरवल में 1 कस्टमर अराइव्ड, अब किस पॉइंट पर अराइव दैट वी डोंट नो, सो इट मे बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to t, एक्चुअली एनी पॉइंट बिटवीन 0 to t, इसलिए दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0t, और ये जो मैं लिखना चाह रहा हूँ s upon t हो जाएगा, ये 1 upon t हो जाएगा। Sir, here x1 follow exponential and Yes. exponential parameter lambda. जी हाँ वो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, हाँ nt follow parameter lambda t. पॉइसन, सपोज nt इक्वल्स टू 2 हो जाए तो कुछ नहीं बोल सकते? एंटी, हाँ वहाँ फिर सोचना पड़ेगा, वैसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये था कि हमें पता है 0 से t इंटरवल में किसी एक पॉइंट पे मतलब पहला कस्टमर आया, सो दैट पॉइंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल 0 to t एक्चुअली, दैट्स वाई, तो 0 से t के इंटरवल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए
अराइवल टाइम x1 क्या है, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, इट मे बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to t, दैट्स वाई कि ये इस इंटरवल में एक कस्टमर आया है, अब कहां पे आया, कहीं पे भी आ सकता है, सो दीज पॉइंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है। देख तो ये कहना चाह रहा है थ्योरम, इसमें भी क्वेश्चंस मिलेगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें जरूरत थी, जैसे एक अभी क्वेश्चन लिख रहा था ना हम लोग, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन था अभी, तो ये तो एक्सपेक्टेड वाला है, इसका है फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा ये सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको, n3 बराबर 1 तो अराइव एक्सपेक्टेड टाइम, अच्छा अच्छा, तो ये बताइए मुझे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड, इसी में अगर मैं पूछ लूँ, ये पहला पार्ट है, चलो दूसरा तीसरा चौथा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर गिवन nt इज 1, ये कितना आएगा, a plus b by 2 0 plus t by 2 अच्छा इसी पे है, तो इसी थ्योरम पे वो क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए अगर पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन nt इज 1, इट्स t by 2, अगर इसमें पूछ देता है वेरिएंस तो भी हम निकाल लेंगे। अगर मान लो आपसे पूछता है वेरिएंस ऑफ x1 गिवन nt इज 1, तो ये भी आप जानते हैं t square by 12 t square 12, by 12 तो ये क्वेश्चन इसी थ्योरम पे है, ध्यान से देखिए। सो ये जो हम ढूंढ रहे थे उस समय थ्योरम यही है, ढंग से पढ़िए आप लोग। सो एंटी पॉइजन प्रोसेस लैम्डा 2 है, रेट 2 है, तो रेट से यहाँ कोई मतलब नहीं एक्चुअली। बोल रहा है n3 इज 1, इसका मतलब है कि फर्स्ट कस्टमर अराइव्ड इन द टाइम इंटरवल 0 to 3, पहले 3 मिनट में पहला कस्टमर आ गया। इट्स नॉट लाइक 3 मिनट पे ही आया, इट्स नॉट कि वो पहले 3 मिनट में किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, सो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 to 3। तो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द कस्टमर, ये जो पूछ रहा है आपसे, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट, इवेंट मतलब कस्टमर बोल रहा हूं मैं, तो फर्स्ट कस्टमर का जो अराइवल टाइम है दैट मे बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 3, ये चीज है, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म 0 3, और उसका एक्सपेक्टेशन 0 + 3/2, आंसर 3/2, जो बता रहे थे पहले गौरव, है ना, तो ये आ जाएगा। अरे जैसे यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है ये, सो इसका मतलब है कि 1 कस्टमर अराइव्ड इन 0 to t, 0 to 3, इट्स नॉट लाइक 3 पे ही आया, 0 से 3 के बीच में कहीं पे एक कस्टमर आया, कोई भी पॉइंट हो सकता है इस बीच में, है ना। सो दैट्स वाई ये जो x1 है गिवन nt इज इक्वल टू 1, दिस x1 इज द अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, दैट इज यूनिफॉर्म 0 t, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो e ऑफ x1 गिवन, वो गिवन है nth, मतलब इसी थ्योरम पे उन्होंने फ्रेम किया, जिन्होंने बनाए हैं इसी थ्योरम पे फ्रेम किया है, तो इसका हो जाएगा 3 प्लस, है ना, यूनिफॉर्म 0 3 है, 0 + 3/2, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे x1 गिवन n3 इज इक्वल टू 1 इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 to 3, ये है। तो इसका मीन कितना आएगा 3/2, तो हालांकि इस लैम्डा से इसको कोई काम नहीं है अभी, तो इसका आंसर 3/2 होगा। ये सर लैम्डा तो चेंज नहीं होगा वो, नहीं चेंज नहीं होगा, x1 क्या है, फर्स्ट कस्टमर का अराइवल टाइम है, और बता रखा है कि पहला कस्टमर इसमें आया, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो उसमें रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। बाकी थ्योरीज तो ऑलमोस्ट इतना ही है इसमें, देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चंस और देखते हैं, समझ आएगा। सो प्योर बर्थ प्रोसेस, तो बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरीज, बाकी उतना एडवांस इस पे क्वेश्चन आते नहीं है इसमें। सो ये क्या किसका है, मार्कोव चेन का है, ये हमने सॉल्व किया था उस दिन, अच्छा ये सॉल्व नहीं किया था शायद, देखो ये उस दिन रह गया था ना, अभी तो लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट किया था ना। ये देखो क्या होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस क्वेश्चन, फिर आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन। अरे
जरा इसका बताइए। ये तो हमने क्वेश्चन कर रखा है ना ऑलरेडी, मतलब टॉपिक कर रखा है, ट्राई कीजिए। एक्स एंड टाइम होमोजेनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन है विथ आइदर फाइनाइट और काउंटेबल स्टेट पे ध्यान दीजिए, इसने फिक्स नहीं किया। अगर फाइनाइट स्पेस होता तो फाइनाइट स्टेट स्पेस होता, गारंटी होता कि एक तो एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट तो होगा ही, है ना, ये है। जो भी रिकरेंट होगा वो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा फाइनाइट स्टेट होमोजेनियस वाले में। अब क्या रोजा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर इज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, ट्रू या फॉल्स? ये तो फॉल्स है, हाँ, काउंटेबल वाले भी तो क्योंकि नहीं हो काउंटेबल में जरूरी नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल भी है ना, वो जो आपका जस्ट पाया। वन, रैंडम वॉक, हाँ रैंडम वॉक जो है, आगे जस्ट बढ़ाते जाइए तो इफ देयर इज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट, अगर एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या है, उसके पे जाके वहां पे खत्म हो जाएगा ना, एब्जॉर्बिंग स्टेट है सो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होगा, क्या वो रिकरेंट होगा? लूप होता है ना वो, मतलब पी ऑफ आई आई टू द पावर 1 इक्वल टू 1 when the p of I equal to 1 स्टेप में। हाँ हाँ हाँ, तो एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होते हैं, रिकरेंट होते हैं ट्रांजिएंट होते हैं? तो रिकरेंट सर रिकरेंट ही होंगे ना, है ना, रिकरेंट तो रिकरेंट होंगे। ओके, सो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी, उसको देखते हैं। यहाँ बोला इफ ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट, मान लो सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है तो क्या बोल सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट है, इज ट्रू की बात करें, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो उसमें था अगर एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, तो मतलब एक या एक से ज़्यादा, है ना, मतलब ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगला कह रहा है अगर एक्स एन इरेड्यूसिबल है, एस है आपका स्टेट स्पेस 1 2 है, पाई 1 पाई 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है, बोल रहा ना आई आई, इसी को हम पी आई आई लिख रहे थे, पी आई आई इन एन स्टेप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या ये पाई आई होगा, यस और नो? यस सर तो ये पाई आई होगा। हाँ, ये रॉन्ग है, अपीरियोडिक नहीं बोला है। तो उसके लिए क्या जरूरी था कि इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक होगा, आई थिंक वो भी होना चाहिए ना, पॉजिटिव रिकरेंट होगा तो 1 बाई वो भी हो जाएगा, अच्छा ये म्यू आई होता है और यही 1 बाई म्यू आई आई भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अगर इरिड्यूसिबल और अपीरियोडिक है तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही ना? एर्गोडिक होता है सर। हाँ, एर्गोडिक होने के लिए एर्गोडिक होगा, तो एर्गोडिक होने के लिए अपीरियोडिक होना जरूरी है ना? यस तो एर्गोडिक स्टेट में जो लिमिटिंग होगा वही आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दैट मे नॉट बी ट्रू। तो बीसी में डिसाइड करो कौन सा ट्रू है। ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट, आई थिंक सारे स्टेट अगर पॉजिटिव रिकरेंट है तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो एर्गोडिक के लिए यहां बस वो नहीं बोला है क्या, अपीरियोडिक। और कह रहे एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एब्जॉर्बिंग स्टेट ठीक है, बाकी नल रिकरेंट अगर उसमें आ गया तो उसमें पी आई आई एन 0 होगा, है ना, वो हो जाएगा। सर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का बस एक ही तो हम लोग जानते हैं थ्योरम की, अगर इरेड्यूसिबल और अपीरियोडिक है, मतलब इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक और पॉजिटिव रिकरेंट है तो यूनिक होगा, ये है। अगर नल रिकरेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। अगर नल रिकरेंट है तो गारंटी है कि नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्रांजिएंट है सारे स्टेट्स, काउंटेबल में हो सकता है तो नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
इफ ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिएंट और ऑल स्टेट्स आर नल रिकरेंट देन नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल एग्जिस्ट, क्योंकि सारे जीरो हो जाएंगे तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट, ये है। तो ट्रांजिएंट में नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव नल रिकरेंट में नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव रिकरेंट है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो है आपका यूनिक होगा, मतलब पॉजिटिव रिकरेंट इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक है तो यूनिक एग्जिस्ट करेगी। और फाइनाइट स्टेट में तो हमेशा या तो यूनिक होगा या इन्फानाइट होगा उसमें, क्योंकि वो जो स्टेट जो भी रिकरेंट होंगे वो पॉजिटिव रिकरेंट ही होंगे ना, और एटलीस्ट वन रिकरेंट तो होगा ही, ये चीज़ है। तो ये तो जरूरी नहीं है ट्रू है बिकॉज इसमें अपीरियोडिक नहीं है। बीसी में से ट्रू होगा, कौन सा ट्रू होगा बीसी में से? ट्रू एक ही ऑप्शन होगा, बाकी फॉल्स होगा। तो यहां बोल रहा है इरिड्यूसिबल है तो जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वही स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उसके लिए एर्गोडिक होना जरूरी। दिस मे नॉट बी ट्रू, आई थिंक दिस इज, है ना, इसको फॉल्स कंसीडर। सी रॉन्ग हो जाएगा क्या? सी अगर सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, और सारे अगर एब्जॉर्बिंग है, एक एब्जॉर्बिंग है, एक ही एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो कम से कम एक स्टेशनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि अगर हम काउंटेबल स्टेट स्पेस की बात करें तो वहां तो यूनिक नहीं होगा। काउंटेबल स्टेट स्पेस है और सब एक दूसरे से जो है इरिड्यूसिबल है, कम्युनिकेटिंग क्लास है, तो वहां पे सारे पॉजिटिव रिकरेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि रिकरेंट होंगे तो पॉजिटिव, लेकिन इनफाइनाइट वाले तो इनफाइनाइट में जरूरी नहीं है ना। फाइनाइट में जो रिकरेंट है वो पॉजिटिव रिकरेंट है, उसमें जरूरी नहीं है कि वैसा होगा। सोच के बताओ क्या होना चाहिए। पॉजिटिव रिकरेंट में तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जांपल में बताए थे। लेकिन वो फाइनाइट स्टेट में होता है। फाइनाइट स्टेट अगर मार्कोव चेन है, अगर पॉजिटिव रिकरेंट है तो यूनिक जरूरी नहीं एग्जिस्ट करेगा। अनकाउंटेबल स्टेट, यहाँ एक काउंटेबल स्टेट स्पेस भी आ गया, इसीलिए देखो गारंटी कब है, गारंटी है जब इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक एंड आपके पास पॉजिटिव रिकरेंट हो। तो फाइनाइट स्टेट में जो भी इरिड्यूसिबल है तो सारे रिकरेंट हो गए, रिकरेंट है तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होंगे। तो एर्गोडिक स्टेट में वैसा होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव रिकरेंट बोला, अपीरियोडिक नहीं बोला है। अपीरियोडिक है तो अगर अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रिकरेंट होता सारे स्टेट्स तो गारंटी है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अपीरियोडिक गारंटी तो नहीं है। चेक कीजिए। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं देयर मतलब वही एग्जिस्ट कर जाएगा तो देयर मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कहने का ये मतलब देयर मतलब वही है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये कहने का मतलब है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगी। तो आई थिंक दिस मे नॉट बी ट्रू। और एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो क्या होगा, एब्जॉर्बिंग मतलब रिकरेंट हो गया है ना, और रिकरेंट है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एटलीस्ट वन में दोनों आ गए, तो यूनिक या इन्फिनाइट, यही ना, यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो मतलब वो रिकरेंट होगा, और रिकरेंट है तो एटलीस्ट वन स्टेशनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। यूनिक की गारंटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है यूनिक की गारंटी इसलिए क्योंकि अपीरियोडिक नहीं है। तो यहां बोलना चाह रहा है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इन्फिनाइट भी हो सकता है। नहीं जनरेट कर सकते हैं। हाँ एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं, रुको। जहां पे पॉजिटिव रिकरेंट हो सारे स्टेट लेकिन जो आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक ना हो, वो ले लो। गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम में क्या होता है, अच्छा वहां पे ऑब्जर्विंग स्टेट भी होता है ना, गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम लो, हाँ उसमें करो। उसका क्या होता है, उसका जो बनता है
कि जैसे मान लो 0 स्टेट है तो 0 पे लूप रहता है, राइट। 1 2 1 के आगे जाएगा, 2 से 1 पे आ सकता है, 1 से 0 पे जा सकता है वो, तो 0 ऑब्जर्विंग स्टेट हो गया। 3 से आगे जा सकता है, 2 पे आ सकता है, एंड सो ऑन, दिस विल कीप ऑन गोइंग। ये गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम है, 0 इज ऑब्जर्विंग स्टेट। इसके लिए बना के देखो, आप कुछ फिक्स कर लो एंड देखो। सो अभी के लिए आई थिंक बी इज ट्रू एंड दिस विल बी फॉल्स, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे अपीरियोडिक और पॉजिटिव रिकरेंट में, मतलब एर्गोडिक स्टेट में यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन की गारंटी है। सो दिस डज नॉट सेइंग दैट। और बाकी पॉजिटिव रिकरेंट है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसीलिए सो यूनिक की गारंटी नहीं है। इसमें आप बना के देखिए, तो ये है गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम है। सर ऑल स्टेट्स पॉजिटिव तो यहाँ पे तो फाइनाइट, अच्छा ये तो फाइनाइट स्टेट होता है, रुको रुको, इररिड्यूसिबल है होगा तो यूनिक स्टेशनरी होगा। क्या 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 फिर से बताइए। सर ऑल स्टेट्स पॉजिटिव रिकरेंट है तो इररिड्यूसिबल होगा यहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली इरिड्यूसिबल है। तो सर यूनिक स्टेशनरी तो एग्जिस्ट करता है जब इररिड्यूसिबल चेन में हम देखते थे। नहीं नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है, उसके लिए अपीरियोडिक होना, एर्गोडिक होना चाहिए ना। इन्फिनाइट स्टेट का चेक करो, जैसे अभी के लिए हम चेक करते हैं। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें भी सारे स्टेट जो होंगे वो आपका वो है, इसमें चेक करते हैं। चलो जैसे एन, और गैम्बलेट में क्या होता है, अगर एन हो गया तो वो एक्सिट कर जाएगा, है ना। सो एन हो गया तो वो एक्सिट कर जाएगा। मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम है, कोई मान लो जुआ खेलने जा रहा है ना, जैसे वो, और इसमें क्या है कि अगर उसके पास 0 रुपये हो गए तो वो तो गंगाल हो गया, तो खेलेगा नहीं। और उसका कंडीशन ये है कि वो मान लेता है एन रुपी जब आ गया मेरे पास तो तब नहीं खेलूंगा। मान लो वो कंडीशन में ये है कि मेरे पास 100 रुपये आ गए तो मैं नहीं खेलूंगा, तो वैसा है, एन रुपीज़ आ गए तो एन पे वो स्टॉप हो जाएगा, तो एन पे मतलब बाहर हो जाएगा गेम से। 0 रुपये हो गया तब भी गेम से बाहर हो जाएगा, एन हो गया तब भी गेम से बाहर हो जाएगा। तो ये गैम्बलर्स रूइन प्रॉब्लम है। उसके बाद वो नहीं खेलेगा और बाकी यहाँ चलता रहेगा, ये है, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, है ना, इस तरह से। सो इसका निकाल के देखते हैं क्या होता है। अच्छा कल वाला आपका क्वेश्चन था ना, उसके थ्रू भी क्लियर हो जाएगा, जो अवनीश आपने कल पूछे थे, कल या लास्ट क्लास में जो पूछे थे, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल बना के देखते हैं। मेनली क्या एग्जाम्पल बनाना है कि एक ऐसा मार्कोव चेन हो जो सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट हो और सॉल्यूशन क्या आ जाए, इन्फिनाइट वो आ जाए, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एब्जॉर्बिंग है तो ठीक है, एब्जॉर्बिंग है इसका मतलब वो रिकरेंट है, रिकरेंट है तो एटलीस्ट वन स्टेशनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो कैसे प्रूफ होगा? कौन सा? बी। अच्छा बी, ओके। मतलब एब्जॉर्बिंग है तो जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी इरिड्यूसिबल था, लेकिन क्या जरूरी है इरिड्यूसिबल में जो लिमिटिंग है और वो सेम रहेगा? तो जरूरी नहीं था यहाँ भी। सर एब्जॉर्बिंग होगा तो पॉजिटिव रिकरेंट होगा, थ्योरम है। एब्जॉर्बिंग होगा तो पॉजिटिव रिकरेंट होगा। हाँ, एब्जॉर्बिंग मतलब पॉजिटिव रिकरेंट होगा ना, एब्जॉर्बिंग मतलब वहीं पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो वहीं पे रहेगा। पॉजिटिव रिकरेंट से कुछ हाँ, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। ये यहाँ भी एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करेगी, बट यूनिक जरूरी नहीं है। जैसे अगर ऐसा होता, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ऑल स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है, तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी फिर तो पॉजिटिव रिकरेंट मतलब रिकरेंट है तो ऑल स्टेट आर रिकरेंट, यहाँ भी ऑल, यहाँ भी रिकरेंट है, रिकरेंट बोला है, इरिड्यूसिबल है, तो इरिड्यूसिबल में तो ये, इसमें भी तो सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है। डी ऑप्शन में भी सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट है एक्चुअली, देखो डी स्टेट में भी सारे स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट, क्योंकि फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन है, इरिड्यूसिबल, लेकिन अपीरियोडिक नहीं है इसलिए फेल हो रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में अपीरियोडिक ना होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये फॉल्स हुआ है सी डी, ड्यू टू अपीरियोडिक ना होने की वजह से। और यहाँ काउंटेबल स्टेट स्पेस है, इसलिए जरूरी नहीं उसमें रिकरेंट स्टेट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाला, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 से 2 गया विथ प्रोबेबिलिटी 1, 2 से 3 विथ प्रोबेबिलिटी 1, 3 से 4 विथ प्रोबेबिलिटी 1, ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो इसमें देखो सारे स्टेट, इसका स्टेट स्पेस ये है 1 2 अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें स्टेट स्पेस जो है इन्फिनाइट है, और इसमें एक भी स्टेट रिकरेंट नहीं है, ऑल स्टेट आर ट्रांजिएंट, है ना, सारे स्टेट ट्रांजिएंट है इसमें। देखते हैं इसको प्रूव करने की अगले क्लास में कोशिश करते हैं, देखते हैं एग्जांपल ढूंढो। जब तक और भी क्वेश्चन हैं ट्राई करके आओ, कल देखते हैं, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे। ये क्या है,
पॉइजन प्रोसेस का ही है शायद ये, तो कल डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ ये भी पॉइजन प्रोसेस ही है, तो कल इसको डिस्कस करते हैं। कल अभी पॉइजन प्रोसेस ही चलेगा, तो कल इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे मैं। आप पॉइजन प्रोसेस वाले क्वेश्चन जो है स्पेशली, ये भी पॉइजन प्रोसेस का ही है शायद। हाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो ये भी पॉइजन प्रोसेस का है। ये भी पॉइजन प्रोसेस का है। सो ये सब अभी कुछ थ्योरी और डिस्कस करना है, कोवेरिएंस एंड ऑल दैट ना, देखते हैं क्या है। तो अभी के लिए तो ठीक, सब फार्मूला है। ए पीरियोडिक होना जरूरी नहीं, कहाँ पे? वो स्टेशनरी के लिए। कहाँ लिखा है? ऐसा कोई है बुक जहाँ पे लिखा हो, दिखाइए, भेजो ग्रुप में भेजो, अभी देखते हैं। ये सब नोट्स है मेरे पास। नहीं तो नोट्स पे तो कहीं से लिखे होंगे, ऐसा थोड़ी उड़ के थोड़ी आया होगा। बुक से ही लिखे थे। कल देखते हैं ना, वो बुक भेजिए उसे देखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अरे भाई यूनिक के लिए ज़रूरी हो, मतलब ज़रूरी नहीं इन द सेंस, एक तो आप लोग समझते गलत हो। जैसे गारंटी है अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल होगा, तो गारंटी है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगी। अगर नहीं है तो कुछ भी हो सकती है, यूनिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमने एग्जाम्पल हमने गेट में भी देखा था कि वो इरिड्यूसिबल नहीं था, तब भी यूनिक आ गया था। तो आ भी सकता है, इन्फिनाइट भी आ सकता है। तो नहीं थोड़ी बोल सकते कि नहीं यूनिक ही होगा, चाहे अपीरियोडिक हो या ना हो यूनिक ही होगा। ऐसा है? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि अपीरियोडिक हो या ना हो यूनिक ही आएगा? तो क्यों लिखता है फिर अपीरियोडिक? नहीं तो एक वर्ड यूज़ करना ही चाहिए कहीं पे, किसी भी थ्योरम में जरूरत ही नहीं उसका यूज़ करने का। फिर तो सीधा लिखता कि इरिड्यूसिबल है तो यूनिक है, ऐसा लिख देता। लेकिन देखो आप बुक, आपके पास बहुत सारे बुक्स होंगे, क्या जरूरत है अपीरियोडिक लिखने का उसमें? फिर तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अपीरियोडिक वर्ड यूज़ करने की फिर तो, अगर ऐसा है तो। एनीवे कल इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए कल क्वेश्चन कराऊंगा, अभी यहीं स्टॉप करता हूँ। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ फॉर्मूला लिखेंगे पॉइजन प्रोसेस का, एंड देन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। थैंक यू।